जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने चैनल विकास चौधरी आरएस के ऊपर। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास ग्वाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। जैसा कि आप लोग भलीभांति जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी कक्षा 11 और इस सीरीज में आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और तीसरे अध्याय का नाम है प्यारे साथियों, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस अध्याय से संबंधित जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको करेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू करेंगे। यानी कि अपकमिंग एग्जाम में जो भी नए प्रश्न बनने की फॉर्मेटिंग है उन प्रश्नों की हम लोग करेंगे व्याख्या, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस हो जाएगा। ये क्लास कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि उन विद्यार्थियों का साल भर इस किताब से सामना होने वाला है। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, हम लोग बात करें आईएएस, आरएस, या फिर हम लोग बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या फिर स्कूल लेक्चरर, उन तमाम प्रतिभागियों के लिए रामबाण माइलस्टोन ब्रह्मास्त्र ग्रुप में साबित होने वाली है। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने जो हमने 2 अध्याय करवाए वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखें, क्योंकि प्रत्येक अध्याय एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है, को रिलेटेड है। पहला अध्याय देखेंगे तो दूसरा अध्याय आपको इजी वे में समझ आएगा, दूसरा अध्याय देखेंगे और इजी वे से आपको समझ आ जाएगा। आप लोगों से एक और निवेदन है कि आप लोग साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके उत्तर गलत होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आप केवल और केवल मुक्त दर्शक बन के बैठे मत रहिए। आपके अंदर असीम प्रतिभा है। कई विद्यार्थी तो डरते हैं कि गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो। यहाँ गलत होने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप एग्जाम हॉल में बैठकर गलत कर देंगे। एग्जाम हॉल में बैठकर अगर आप लोगों ने गलत कर दिया तो आप उस दौड़ से बाहर हो जाएंगे, सफलता से बाहर हो जाएंगे। यहाँ गलत होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे हम लोग प्यारे विद्यार्थियों मुद्दे की बात करते हैं। पहला प्रश्न अध्याय कक्षा 11 का तीसरा अध्याय, चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखिए, हम चुनाव प्रणाली की समस्त बात करेंगे प्रतिनिधित्व, जैसे भारत में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व है, किस प्रकार का लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र से जुड़े या फिर चुनाव से जुड़े या फिर चुनाव प्रणालियों से जुड़े। और अपन बात करें भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में किस प्रकार से चुनाव होते हैं, सभी बात करेंगे। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात हो रही है, विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है इसमें राजनीतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है। बिल्कुल कथन सही है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें ना, इसमें व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, इसमें एक दल को वोट दिए जाते हैं और उस दल को जितने वोट आते हैं उसी संख्या में सीटें प्राप्त होती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मुख्य विशेषता है। तो इसमें राजनीतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में सीटों का क्या होता है, आवंटन या फिर बंटवारा होता है। मान लीजिए कि 100 सीट है और 100% वोट पड़े हैं, तो कोई पार्टी जिसको 40% वोट मिले हैं तो उस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? 40 सीटें मिलेगी। कौन सी प्रणाली के अंदर? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। दूसरा कथन है कि मतदाता राजनीतिक दल को मत देते हैं, उनके प्रत्याशी को नहीं। बिल्कुल सही बात है। मतदाता वोटर से जो पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, न कि कैंडिडेट को। कैंडिडेट को फिक्स होता ही नहीं है कि कैंडिडेट कौन है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एक बात और है, और वो बात यह है कि सामने कैंडिडेट नहीं होता है तो जनता किसको वोट दे? जनता खुद, वोटर खुद असमंजस में है कि हम वोट तो दे रहे हैं इस पार्टी को, लेकिन भला हमारा प्रत्याशी कौन विजित होकर आएगा, यानी फिक्स नहीं रहता है। अपन कह सकते हैं वो उत्तरदायी नहीं रहता है। तो एक बात भी सही है, प्रत्याशी को वोट नहीं देते हैं, ठीक है। कथन 1 और 2 तो सही है। तीसरा कथन देख लीजिए। तीसरा कथन है कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा का चुनाव इसी प्रणाली पर होता है। देखिए, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा नहीं, विधान परिषद
परिषद का चुनाव है जो इसी प्रणाली से होता है। इसी को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है, इसी को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर विधानसभा देकर के एग्जामिनर ने हमारे को थोड़ा सा क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। तो एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा कि कौन से कथन सही है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा, कथन 1 और 2 कथन सही है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली सिस्टम या फिर चुनावी प्रणाली वाले उदाहरण देशों की बात करना, तो सबसे पहला उदाहरण आता है आपके इजराइल। कौन सा स्थान आता, देश का नाम आता है इजराइल। उसके बाद में देश जिसका नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों नीदरलैंड। सीधा सीधा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न आ सकते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाले देशों के उदाहरण देशों के नाम बताए, तो आपको याद रखना है इजराइल और नीदरलैंड। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन है जो असत्य है। इनमें से 2 कथन दे रखे हैं। कथन 1 क्या कह रहा है, लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। यहां पर भारत की बात हो रही है। भारत में लोकसभा और विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। इसी सिस्टम को कहा जाता है अग्रता ही विजेता है। अग्रता ही विजेता है। इसी सिस्टम को कहा जाता है सर्वाधिक वोट प्राप्त की जीत। और इसी सिस्टम को कहा जाता है कि जो पहले खंबे को छुएगा वही विजय घोषित होगा। हम लोग बात करें लोकसभा, और लोकसभा में आपको पता है एमपीज होते हैं। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा में एमएलए होते हैं। कथन 1 कह रहा है कि लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया तो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 कह रहा है कि फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, मतों का बहुमत प्राप्त होता है, उसे विजय घोषित किया जाता है। बिल्कुल विजय घोषित किया जाता है। कौन से कथन असत्य है? देखिए असत्य कथन पूछ रहा है और ये कथन दोनों ही सत्य है, तो न तो 1 और न 2 कथन है जो असत्य है। अब देखिए ऐसे समझना कि कोई विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 100 वोट है। कितने वोट है? 100 वोट है। 5 कैंडिडेट यानी 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वहां से एक प्रत्याशी है जिसको 30 वोट मिले, दूसरा प्रत्याशी है जिसको 15 वोट मिले, तीसरा प्रत्याशी है जिसको 25 वोट मिले, चौथा प्रत्याशी है जिसको 10 वोट मिले। ठीक है, और बाकी बचे वोट अगले प्रत्याशी को मिले। तो सर्वाधिक वोट इस प्रत्याशी को मिले। वोट हालांकि 30 मिले हैं, कुल वोटों का बहुमत नहीं मिला है। देखिए मतों का बहुमत, टोटल मतों की बात करें ना, कि टोटल मतों की बात करें तो 100 में से 50 प्लस 1 होता है। 50 प्लस 1 भले ही मत मिलो, लेकिन जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी खड़े हुए ना, उनमें से ज्यादा वोट मिले तो वो कैंडिडेट विजय हो जाता है। कौन सी प्रणाली में? फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। इसको शॉर्ट में कहा जाता है एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है विद्यार्थियों, अग्रता ही विजेता है, सर्वाधिक वाले की वोट। और ऐसी प्रणाली या फिर इस प्रकार के वोट भारतीय शासन व्यवस्था में बात करें लोकसभा और आपके विधानसभा में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचन में आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निर्वाचन में आरक्षण की बात करें तो ऐसा शब्द आपके अमेरिका के संविधान में भी, और वहां पर आरक्षण नहीं कह करके सकारात्मक कार्रवाई शब्द प्रयोग में लिया हुआ है। देखिए कथन 1 कह रहा है कि समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल जी हाँ, सही बात है। समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए है जो आरक्षण या फिर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, या फिर अपन कह सकते हैं आवश्यक है। फिर देखिए दूसरा कथन है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहां पर प्यारे साथियों बात हो रही है एससी और एसटी की, के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। बिल्कुल व्यवस्था करता है।
लोकसभा की बात करें ना, लोकसभा में कुल सीटें कितनी है? कुल सीटों की बात करते हैं आपके 543, जिसमें हम लोग प्यारे साथियों बात करें एसी और एसटी की, तो एससी की कुल सीटें 84 रिजर्वेशन कर रखी है, जबकि 47 सीटें रिजर्व कर रखी है किसकी? एसटी की। इन दोनों को मिलाते हैं ना तो सीटें हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों 131। देखिए प्रश्न एक है, लेकिन आपके घुमावदार वाले कई प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न आएगा लोकसभा की कुल सीटें 543 है, इसमें कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व की गई है? तो आपका उत्तर क्या आएगा? 84 सीट्स। फिर आगे प्रश्न आएगा कितनी सीटें एसटी के लिए रिजर्व कर रखी है? तो आपका उत्तर आएगा 47। फिर एससी एसटी दोनों की कंबाइंड बात है ना, तो आप लोगों का उत्तर होगा 131, यानी कि 131। अब लगे हाथ आप लोगों को यह भी जानना आवश्यक है, लोकसभा की बात कर ली, विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की बात करें ना, तो राजस्थान विधानसभा में कुल सीट कितनी है? 200 सीट है। आप लोगों को फटाफट से कमेंट करके बताना है कि इन 200 सीट में से सर एससी और एसटी के लिए इतनी इतनी सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है, तो दूसरा कथन भी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कथन, और अगला कथन है आपके प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में संविधान में इस तरह के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, जिसे संवैधानिक संशोधनों द्वारा समय समय पर आगे बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल आगे बढ़ा दिया गया। और अभी की बात करें तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 2019 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2030 तक इनको क्या कर दिया है? बढ़ा दिया गया है। तो आपके कौन से कथन सत्य हैं? तो उपरोक्त तीनों कथन है क्या है? सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न परिसीमन आयोग से संबंधित है। परिसीमन आयोग से संबंधित असत्य कथन को बताना है। परिसीमन आयोग की बात करना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद और अनुच्छेद 82 परिसीमन आयोग से संबंधित है। हम लोग बात करेंगे परिसीमन आयोग क्या होता है। परिसीमन आयोग आजादी के बाद से लेकर के अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, और परिसीमन आयोग के गठन करने का अधिकार किसके पास में है, और परिसीमन आयोग का कार्य क्या है। तमाम बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले परिसीमन आयोग का गठन 1951 में संसद द्वारा किया गया। देखिए ये आपके पहला कथन तो गलत है, असत्य हो जाएगा। पहला परिसीमन आयोग प्यारे विद्यार्थियों 1951 में नहीं, 1952 में गठन किया गया था। कब किया था? 1952 में। तो पहला है जो आपका उत्तर ए है जो गलत हो जाएगा। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल जी हाँ, इसका गठन है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करते हैं। बिल्कुल, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने का कार्य किसका है? तो परिसीमन आयोग का है। उसके बाद 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राज्य के आंतरिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जनगणना 2001 के आधार पर किया जाएगा। ये बात भी सही है। पहले परिसीमन आयोग की बात करें ना, तो फर्स्ट परिसीमन आयोग बना था प्यारे विद्यार्थियों 1952 में। कब बना था? 1952 में। दूसरे परिसीमन आयोग की बात करें तो बना था आपके 1963 में, और तीसरे परिसीमन आयोग की बात करें तो बना था 1973 में, और चौथे परिसीमन आयोग की बात करें तो यह बना था विद्यार्थियों आपके 2002 में। कब बना था? 2002 में। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राज्य के आंतरिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जनगणना 2001 के आधार पर करने का निर्णय लिया गया। यानी कि अभी वर्तमान में हम लोग बात करें कि परिसीमन राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण या फिर सीटों का निर्धारण का परिसीमन कौन सी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? तो जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए परिसीमन विभाग का कार्य है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना। साथ साथ में परिसीमन आयोग का एक और कार्य है, और वो कार्य है कि एससी एसटी को पूर्ण रूप से राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व मिले। तो हम लोग कह सकते हैं एक और कार्य कौन सा है? एससी एसटी के लिए आरक्षण या फिर आरक्षित सीटों का निर्धारण करने का कार्य भी किसका है? परिसीमन आयोग का है। यहां से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएं
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। बिल्कुल, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के तक इसका उल्लेख है। किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय संस्था है, यह आपका गलत हो जाएगा। 5 सदस्यीय संस्था नहीं है। अगर यहां पर अगर एग्जामिनर देता कि निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है तो बिल्कुल वो मान लेते, सही होता। बहुसदस्यीय है, बहुसदस्यीय यानी एक से अधिक सदस्य, 5 सदस्य नहीं है। तो कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य, 3 सदस्य। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होगा। यह आपके कथन तीसरा सही है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होगा। क्या होगा? एक निर्वाचन अधिकारी होगा। और वो निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों के चुनाव का अधीक्षण करेगा, नियंत्रण करेगा, उनको निर्देशित करेगा। स्थानीय निकाय की बात करें तो पंचायत, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर पर, और शहरी निकाय की बात करें ना तो नगर निगम। पंचायतों की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 और 243 के में के फॉर काइट में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस एक निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंचायतों का चुनाव का अधीक्षण निर्देशन वगैरह किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्र की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 ZA में साफ साफ शब्दों में ऐसा उल्लेखित है। तो आपके कथन 1 और कथन 3 है जो क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? सही हो जाएंगी। अगला कथन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग 7 स्टार लगा लीजिए। प्रश्न यह है कि निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, ड्यूटीज क्या है, पावर क्या है? ठीक है विद्यार्थियों, देखिए मतदाता सूचियां बनाना, बिल्कुल मतदाता सूचियां बनाना कार्य किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता लागू करना कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का है। मतदान तथा मतगणना की तिथि घोषित करना कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का है। चुनाव परिणामों की घोषणा करना कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का है। और चुनाव की अधिघोषणा करना यानी कि नोटिफिकेशन जारी करना कि इतने समय बाद में चुनाव है, यह कार्य भी किसका है? निर्वाचन आयोग का है। यानी कि डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही है। लगे हाथ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को बता दूं कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और मान्यता देना भी कार्य किसका है? ध्यान रखना, चुनाव आयोग का है। साथ ही साथ चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये कार्य भी किसका है? ये भी प्यारे विद्यार्थियों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ सकता है कि इसमें से कौन सा कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है? तो आप लोगों को ये सातों के सातों कार्य एज इट इज अंगुलियों पे आप लोगों को क्या कर लेना है? रट लेना है। रटेंगे तो आपके एग्जाम में प्रश्न सही हो जाएगा। सॉरी, अब देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न आया है, कथन कारण वाला प्रश्न आया है। आप ऐसे प्रश्नों को देखते ही डर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे प्रश्नों को देखकर खुश होता। क्यों होता खुश? क्योंकि ये करने में बहुत इजी है। क्या है? करने में बहुत इजी है, हल्के से प्रश्न है, गुलाब जामुन जैसे प्रश्न है। गुलाब जामुन को देखते ही खुशी होती है ना, उसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों को देखते ही खुशी होती है। कथन और कारण वाले प्रश्न। कथन ए क्या कह रहा है? चुनाव के दौरान यानी कि इलेक्शन के समय निर्वाचन आयोग राज्य और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर सकता है
और रोक भी सकता है, उनकी ट्रांसफर कर सकता है, और अगर ट्रांसफर हो रखी है तो रोक भी सकता है। यह पावर चुनाव के समय किसके पास में होती है? निर्वाचन आयोग के पास में होती है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, भारत की जनता की बात कर तो जनता कितनी है? जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़। अब तो और बढ़ गई है, और बढ़ी कि नहीं बढ़ी है आपको भी पता ही है। तो देखिए, इतनी सारी जनता को एकजुट रख करके चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का कार्य। निर्वाचन आयोग में केवल और कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। तो उसको और प्रशासनिक गवर्नमेंट मशीनरी की आवश्यकता होती है, तो कई केसेस में उनका तबादला कर भी सकती है और रोक भी सकती है। बिल्कुल ये बात तो सही है। कारण आर कह रहा है कि चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से संपन्न करवाए जाते हैं। इस दौरान आयोग का प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहां पर आप लोगों को लगाना है क्योंकि। क्या लगाना है? क्योंकि। एक बार लगा करके देखिए, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग राज्य और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर सकता है या रोक भी सकता है, क्योंकि चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से संपन्न करवाए जाते हैं। इस दौरान आयोग का प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर है जो ए की क्या कर रहा है? सही सही क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है आप लोगों को। संसद परिसीमन आयोग का गठन करती है। संसद है परिसीमन आयोग का गठन करती है। अभी हाल ही में थोड़े समय पहले आप लोगों ने पढ़ा। अगर आप मेंटली रूप से क्लास में उपस्थित है तो इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे ही बैठे हैं कि क्लास आ गई, देख लेते हैं, सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो फॉर्म भर दिया, अगली बार देख लेंगे। अरे अगली बार क्या देख लो, इस बार ही देख लो ना ढंग से, ठीक है ना। इस प्रश्न का आप उत्तर बताओ। थोड़े समय पहले हम लोगों ने यह प्रश्न किया था। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। परिसीमन आयोग का गठन संसद करती है, कथन ए में लिखा हुआ। क्या यह बात सही है या गलत है? कथन 2 में लिखा हुआ कि अनुसूचित जाति एससी के आरक्षित कोटे के अंतर्गत परिसीमन आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है। परिसीमन आयोग का गठन आजादी के बाद नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। बताइए, निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव कीजिए। देखिए, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। संसद परिसीमन आयोग का गठन करती है कि नहीं करती है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। मैंने तो थोड़े समय पहले आप लोगों को बता दिया था, बार बार मैं थोड़ी बताऊंगा, कभी तो आपको भी बताना होगा, है कि नहीं है। अनुसूचित जाति, ये बात हो रही यहां पर एससी की के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत परिसीमन आयोग का उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है। क्या ये बात सही है? या फिर तीसरे कथन में है कि परिसीमन आयोग का गठन आजादी के बाद नियमित अंतराल से होता रहा। सही कथन बताना है। 1 और 3, 2 और 3, केवल 1 और केवल 2। फटाफट से आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। सही कथनों की पहचान करना है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। यह प्रश्न भी एक बार फिर से रिपीट हुआ है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करना, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यह प्रणाली मुख्य रूप से इजराइल और इजराइल के साथ साथ में नीदरलैंड में प्रचलित है। ये मैंने आपको बता दी। क्षेत्र के मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है, यानी वोटर्स जानते हैं उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। यानी किसको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, जानते कि नहीं जानते, आपको बताना है। अगला कदम देखिए, सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था में मतदाता को किसी एक दल को चुनने का विकल्प होता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। फटाफट से आप लोग बताइए कि कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है। यानी सही कथनों की पहचान करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, एक भी कथन सही है सही नहीं है। न तो कथन 1 सही है और न कथन 2 सही है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यह बताया था कि वोटर्स को पता नहीं रहता है कि कौन सा कैंडिडेट हमारे क्षेत्र से विजिट होकर के आएगा, क्योंकि वो वोट कैंडिडेट को नहीं देते, वो वोट पार्टी को देते हैं। पार्टी को देते हैं तो उत्तरदायी कौन रहेगा, पार्टी रहेगी, कैंडिडेट थोड़ी रहेगा। तो एक तो गलत है। दूसरे में लिखा हुआ है कि सर्वाधिक वोट से जीत अग्रता ही विजेता है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट प्रणाली। यहां पर
फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट प्रणाली की बात हो रही है। वाली व्यवस्था में मतदाता को किसी एक दल को चुनने का विकल्प होता है। अरे दल को चुनने का कहां विकल्प होता है, इसमें तो मतदाता को सीधा सीधा प्रत्याशी को चुनने का विकल्प होता है। किसको? प्रत्याशी को। लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के द्वारा नहीं, सीधा चुनने का अधिकार मतदाता है जो प्रत्याशी को चुन सकता है। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप थोड़ा माइंड लगाया करो, है ना, प्रश्न घूम घूम फिर के वही आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1989 से पूर्व यह आयोग एक सदस्यीय था। बिल्कुल आयोग एक सदस्यीय था। 1989 से चुनाव आयोग निरंतर बहुसदस्यीय बना हुआ है? नहीं भाई, निरंतर बहुसदस्यीय नहीं बना हुआ है। तो 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सदस्यीय था। कितना? एक सदस्यीय था। 1989 के इलेक्शन से जस्ट पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुसदस्यीय बना दिया और यहां पर सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित कितनी कर दी? 3 कर दी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और उसके बाद में इस चुनाव के जस्ट बाद में वापस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य की संख्या कितनी कर दी? 1 कर दी। तो निरंतर तो वो सदस्य नहीं बना हुआ है। आपके दूसरा गलत हो जाएगा। चुनाव संबंधी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान है। हाँ, ये बात ठीक है, शक्तियां इनकी समान है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटाए जाने की विधि वही होती है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की है। नहीं, ये भी आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त को अलग तरह से हटाया जाता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अलग तरह से हटाया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है। किसको? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जबकि अन्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अन्य सदस्यों को चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर राष्ट्रपति को सिफारिश देता है तो राष्ट्रपति अन्य सदस्यों को हटा सकता है। समझ बात को? अगर देख लीजिए, चीफ यानी कि मुख्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने की बात आएगी तो इनको हटाने के लिए संसद, और संसद की बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहां से अगर विशेष बहुमत और इस विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होकर के राष्ट्रपति के पास में प्रतिवेदन जाएगा। प्रतिवेदन किसके पास में जाएगा? राष्ट्रपति के पास में जाएगा। तो राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं। यह तो विधि हुई आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। अब देखिए, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए यह विशेष बहुमत संसद की आवश्यकता नहीं है। तो किसकी आवश्यकता है? केवल चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सिफारिश कर दे कि ये काम सही तरीके से नहीं कर रहे, इनको हटाने की आवश्यकता है। प्रतिवेदन रिपोर्ट दे दी जाती है राष्ट्रपति को, तो उस केसेज में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर इनको हटा सकता है। तो कथन 2 और 4 सही नहीं है। इसमें अपने को सही कथन छांटना है तो 1 और 3 है जो सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर है जो ए हो जाएगा। अगला कथन देखिए, निर्वाचन आयोग पूरे देश, कथन और कारण वाला प्रश्न, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। निर्वाचन आयोग पूरे देश किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव ठीक से नहीं होने पर चुनाव को स्थगित या रद्द कर सकता है। बिल्कुल, चुनाव को स्थगित या रद्द कर सकता है कौन? निर्वाचन आयोग। सही बात है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। आपके ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। बहुत इजी प्रश्न है। कथन कारण वाले प्रश्न तो बहुत इजी आते हैं। ऐसे प्रश्न आपके अगर एग्जाम में आ जाता ना तो आपकी क्या है? बल्ले बल्ले। आपका सुनहरा संघर्ष है जो सीधा किस में तब्दील हो जाए? सफलता के अंदर तब्दील हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत कम बचे हैं। आप इत्मीनान से एकाग्रचित होकर के बने रहे और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? लोकसभा सदस्य एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की बात करें ना
तो भी लोकसभा के निर्वाचन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिले उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि अगरता ही विजेता है, अगरता ही विजेता, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट प्रणाली, यानी जो पहले खंबे को छुएगा वो क्या हो जाएगा, विजित हो जाएगा। फिर अगले डी में लिखा हुआ कि विजय प्रत्याशी के लिए यह जरूरी है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। यहां पर एग्जामिनर ने गड़बड़ कर ली, देखिए विजय प्रत्याशी के लिए यह जरूरी है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र है, हम उदाहरण देते हैं, वहां पर 100 जनसंख्या अपना 1000 है, यानी वोटर कितने 1000 है। उस लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है ना। 1000 वोटर है, यहां से 5 प्रत्याशी खड़े हुए, ए बी सी डी और ई। एबीसीडी बोलना भी सीख लो, अगर आपने पहले छोटे थे उस समय नहीं सीखी तो, ठीक है। अब 1000 वोटर है, अब देखिए 1000 वोटर है, 1000 वोटर में से 1000 वोटर तो पड़ेंगे नहीं, ये भी श्योर है। मान लीजिए वोट पड़े आपके 800, माना माना ना, यहाँ पर मैथ्स आ गई, देखो कभी इंग्लिश आ जाती है, कभी मैथ्स आ जाती है, कभी देसी आ जाती है, ठीक है। अब देखो 800 वोटर है, ठीक है, 800 वोटर है, तो बहुमत की बात करें ना तो कुल वोटर का बहुमत तो 500 प्लस 1 यानी 501 होता है, और पढ़ने वाले वोटों की संख्या के बहुमत की बात करें तो भी 401 होता है। अब देखिए इतने वोट लाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए एक वोट 800 वोट पड़े हैं, एक कैंडिडेट है, इसको वोट मिले हैं आपके 320, कितने वोट मिले 320 मिले। दूसरा कैंडिडेट है, इसको वोट मिले हैं 35, इतने वोट मिल सकते हैं, इसकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तीसरे कैंडिडेट को वोट मिले मान लो आपके 200, और चौथे कैंडिडेट को, इनको जोड़ो पहले तो कितने होते हैं 300 200 500 520 और 555 555 555 घटाएंगे 800 में से तो बचेंगे लगभग आपके 245। मान लीजिए इसको मिले आपके 245, नहीं ये भी तो बेटा ना, इसको भी मिलेंगे, इनको 200 दे देते हैं, इसको 45 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुमत के लिए वोट चाहिए 800 में से 401 यानी 50 प्लस 1, 1000 की बात करें तो 500 प्लस 1। अब विजय कैंडिडेट ये हो जाएगा, केवल इनको 320 वोट मिले। इसका मतलब यह है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिलना कतई आवश्यक नहीं है फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट प्रणाली के अंदर। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपके सिलेक्शन में बड़ी मददगार साबित होगी, और सिलेक्शन है जो एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगला कदम देखिए, पूरे देश को एक निर्वाचन, अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान करके प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का यह प्रकार किस देश में अपनाया जाता है। इस क्लास में, इस सेशन में ये इस प्रश्न का उत्तर मैंने 2 बार बता दिया, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट से बताइए। भारत में तो एफटीपीटी है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इजराइल, और इजराइल के साथ में और कौन आ जाएगा नीदरलैंड। अर्जेंटीना और पुर्तगाल की बात करना, देखिए इसमें तो पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में तो आपके मुख्य रूप से उदाहरण आएगा इजराइल, और इजराइल के साथ में आ जाएगा आपका नीदरलैंड, ठीक है। कई क्षेत्र 4-5 क्षेत्र बना दिए जाते हैं पुर्तगाल और अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो सी हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, और आसार अपेक्षा करता हूं इस प्रश्न का उत्तर तो सभी बताएंगे, बहुत इजी हल्का सा गुलाब जामुन वाला प्रश्न है। प्रश्न यह है कि भारत में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए। अब बताओ, आपके मन में आ गया कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना है, आपके सपोर्टर भी है वोटर, लेकिन कम से कम आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। जल्दी से आप लोग कमेंट करके उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि स्थानीय निकाय की बात करें हम, अगर सरपंच है या फिर प्रधान है या फिर जिला प्रमुख है या फिर पार्षद है या फिर महापौर है,
इनके लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए विद्यार्थियों? 21 वर्ष। कितनी चाहिए? 21 वर्ष। अब आपकी बात आ गई लोकसभा या फिर विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र चाहिए आपके 25 वर्ष, यानी कि आपका उत्तर ए हो जाएगा। फिर हम लोग बात करें राज्यसभा या फिर विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 साल। और उसके बाद में हम लोग बात करें राष्ट्रपति जी के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए विद्यार्थियों? 35 साल। अब देखिए, आप लोग अगर 25 साल के हो गए तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 30 साल के हो गए तो विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और 35 साल के हो गए तो सीधा फिर राष्ट्रपति का ही लड़ो ना, भारत के प्रथम नागरिक बन जाओगे। लेकिन उसके लिए अनुमोदक और प्रस्तावकों की भी आवश्यकता होती है। अब ये तो हम लोगों ने आपको एक साथ में बता दिया, लगे हाथ में आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि पंजीकृत मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है भारत में? तो है प्यारे विद्यार्थियों 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ये मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था उस समय 18 वर्ष ही थी? तो आपका उत्तर आएगा सर 18 वर्ष नहीं थी, उस समय थी आपके 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। फिर मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न ये पूछूंगा, तो इस 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष वोट देने की आयु है जो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब की गई? तो आपका उत्तर आएगा सर आपने पिछली क्लास में बताया था, और बताया था आपका 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इस समय सरकार किसकी थी? राजीव गांधी की थी। और 21 साल से घटा करके कितनी कर दी? 18 साल कर दी वोट देने की न्यूनतम आयु, या फिर अपन कह सकते हैं पंजीकृत मतदाता सूची में नाम जोड़वाने की न्यूनतम आयु। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो सेशन, इस क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी कक्षा 11 भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। आशा और अपेक्षा करता हूं कि यह क्लास आपके लिए अपकमिंग एग्जाम, आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। अगर विद्यार्थियों आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। साथ साथ में प्रश्नों को उत्तर देंगे तभी आपको असली फायदा होगा, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। मरना नहीं, आपको प्रश्नों को उत्तर देना। प्रश्नों को उत्तर देंगे, प्रश्नों को उत्तर सही होंगे तो आपको स्वर्ग तो ऑटोमेटिक मिलेगा ना। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि सर क्लासेस कंटिन्यू रूप से लेकर आए, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, तभी हमारी टीम और हमारे अंदर एक नया जोश, जुनून और उत्साह पैदा होगा, और हम लोग कंटिन्यू आप लोगों के सामने क्लासेस लेकर आएंगे। जय हिंद, जय संविधान साथियों।